नरेंद्र बाहर से आया। माँ, बाबा का पत्र आया है। भुवनेश्वरी के मन में प्रश्नों का ज्वार सा उठ खड़ा हुआ, किंतु अपने पति के विषय में अधिक जिज्ञासा करने में उसका मन सकुचा गया। स्वयं को किसी प्रकार नियंत्रित करके पूछा, कहाँ से पत्र आया है? रायपुर से। हाँ माँ, रायपुर से। क्या लिखा है? भुवनेश्वरी की उत्कंठा ने फिर सिर उठाया ही था कि उसने पुनः उसका दमन कर दिया। स्वस्थ तो है ना? हाँ, स्वस्थ है। लिखा है रायपुर का काम लंबा है, संभव है उन्हें कई महीने वहाँ रहना पड़े। उनके बिना हमें यहाँ असुविधा होगी और हमारे बिना उन्हें वहाँ कठिनाई का अनुभव हो रहा है। इसीलिए वे चाहते हैं माँ कि हम लोग भी उनके पास रायपुर चले जाएं। नरेंद्र ने पत्र माँ की ओर बढ़ा दिया। भुवनेश्वरी ने पत्र पकड़ा नहीं, हाथ के संकेत से कह दिया कि वह उसे अपने ही पास रखे और चिंतापूर्ण स्वर में बोली, हम लोग भी रायपुर चले जाएं। तू जानता भी है कि रायपुर कितनी दूर है, कितनी लंबी यात्रा है। नरेंद्र हंसा। मैं तो नहीं जानता, किंतु बाबा तो जानते हैं ना, उन्होंने ही हमें बुलाया है। भुवनेश्वरी चकित खड़ी उसे देखती रही। नरेंद्र कैसे तो हंसा था, ठीक वैसे ही जैसे स्वयं विश्वनाथ हंसते हैं। एक समर्थ पुरुष की विश्वासपूर्ण हंसी। और फिर जैसे अपने आप से ही बोली, पर मैंने तो सुना है ना, वो रेलगाड़ी जाती नहीं और ना ही वहाँ नाव चलती है। ठीक सुना है माँ, रेलगाड़ी तो यहाँ से इलाहाबाद, इलाहाबाद से जबलपुर और जबलपुर से नागपुर जाती है। नागपुर से रायपुर तक बैलगाड़ी से जाना पड़ेगा। 15 दिनों की यात्रा है बैलगाड़ी की। 15 दिनों की? भुवनेश्वरी के स्वर में विस्मय था। और मार्ग कैसा है रे? सघन वन है माँ, नरेंद्र ने बताया। वन में से ही यात्रा करनी पड़ेगी। और फिर जैसे कुछ सोचकर उसने स्वयं ही जोड़ दिया, सब लोग इसी प्रकार यात्रा करते हैं माँ। भुवनेश्वरी के मन में अनेक प्रश्न थे। इतनी लंबी यात्रा, छोटे छोटे बच्चे, कैसे करेगी वह यात्रा? मार्ग में कहाँ ठहरेंगे? उनकी रक्षा कौन करेगा? उनकी सुविधाओं की ओर कौन ध्यान देगा? व्यवस्था कौन करेगा? अंततः उसने नरेंद्र की ओर देखा। और इस लंबी यात्रा की व्यवस्था कौन करेगा? व्यवस्था तो बाबा वहीं बैठे हुए कर रहे हैं, बल्कि व्यवस्था तो वे कर ही चुके हैं। तुम उनका पत्र पढ़ लो तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। भुवनेश्वरी के मन में जाने कैसा हठ आ समाया था। बोली, तूने पत्र पढ़ लिया ना, तू ही बता क्या व्यवस्था है उनकी। उन्होंने अपने पत्र में लिख दिया है कि कहाँ कौन हमारी अगवानी करेगा और कौन हमारे ठहरने, खाने पीने तथा यात्रा की व्यवस्था करेगा। भुवनेश्वरी चुपचाप उसे देखती रही और उसके पश्चात पति के प्रति आक्रोश व्यक्त करती हुई बोली, और यह सारा दायित्व तुम्हें सौंपा है उन्होंने? हाँ माँ, क्यों और किसे सौंपते? भुवनेश्वरी को उसकी हंसी अच्छी नहीं लगी। वह बोली तो उसकी वाणी में रोष था। इतना बड़ा हो गया है तू? नरेंद्र पुनः हंसा। बड़ा तो मैं हो ही गया हूँ माँ। इस बार भुवनेश्वरी भी हंसी, किंतु स्वयं ही नहीं समझ पाई कि उसके मन में पुत्र के इतने बड़े हो जाने का उल्लास तथा गौरव था, अथवा पुत्र को अनावश्यक रूप से बड़ा मान लिए जाने के कारण पति के प्रति खींच। जितना बड़ा तू हो गया है उतना तो मैं भी देख रही हूँ, किंतु तेरे पिता तुझे कुछ अधिक ही बड़ा मान गए हैं। तेरी अवस्था के बच्चे तो अभी माता पिता की अंगुली थामे बिना डग भर भी नहीं पाते। 14 वर्ष का है तू और तेरे पिता तुझ पर इतना बड़ा दायित्व डाल रहे हैं कि तू अपनी माता और बहन भाई को लेकर इतनी लंबी यात्रा करे। नरेंद्र अपनी दायित्व बोझ से कुछ और सक्षम हो आया था। बोला, तुम देखना माँ, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूँ, मैं अपने कष्ट के लिए नहीं तेरे कष्ट के लिए चिंतित हूँ।
कहने को तो भुवनेश्वरी ने कह दिया, किंतु न तो उसके मन की चिंता मिटी और न उसके चेहरे पर ही निश्चिंतता का भाव आया था। तुम चिंतित हो माँ? तुम्हें क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र, और तुमसे भी बढ़कर मुझे अपने भगवान पर विश्वास है। किंतु चिंता का कारण? नरेंद्र ने कुछ चकित होकर माँ को देखा। कभी माँ उसके लिए इस प्रकार रहस्यमयी तो नहीं रही थी। बोलो माँ, ऐसी क्या गोपनीय बात है जो तुम मुझसे कहना नहीं चाहती? भुवनेश्वरी प्रयत्नपूर्वक हंसी, जैसे अपनी बात की पृष्ठभूमि तैयार कर रही हो अथवा अपनी बात की गंभीरता को कुछ हल्का करने का प्रयत्न कर रही हो। मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं भी मान लूँ कि तू बड़ा हो गया, जैसे कि तेरे पिता ने मान लिया है। नरेंद्र हंसा। मान लो माँ, मैं सचमुच बड़ा हो गया हूँ। भुवनेश्वरी की मुद्रा गंभीर हो गई। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें माता पिता यथासंभव अपने बच्चों को नहीं कहना चाहते। जीवन की कुछ आशंकाएं, कुछ चिंताएं माता पिता नहीं चाहते कि उनके जीवित रहते उनके संतान को चिंता की तप्त वायु छू भी जाए। उसने नरेंद्र की ओर देखा, जैसे उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हो, किंतु नरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप माँ के बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। भुवनेश्वरी बोली, तुम्हारे पिता यहाँ नहीं है। उन्होंने सबसे बड़े पुत्र के रूप में तुम पर अपना बोझ डाला है। अब उसी रूप में मुझे भी अपना बोझ तुम पर ही डालना होगा। नरेंद्र को पहली बार लगा कि माँ सचमुच किसी गंभीर चिंता से ग्रस्त हैं। कोई ऐसी चिंता जिसका उसे आभास तक नहीं है। नरेंद्र का मन पहली बार इस प्रकार टीसा कि वह समझ पाया कि किस रूप में अपने प्रियजनों की पीड़ा अपनी पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक होती है। उसने एक अभिभावक की सी दृष्टि माँ पर डाली। बोलो माँ, ऐसी कौन सी चिंता है? भुवनेश्वरी खुली। तुम्हारे पिता ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, किंतु मुझे काली काका के परिवार के लोगों की दृष्टि साफ नहीं लग रही। हम सब यहाँ से चले गए तो पीछे यह सारा मकान उन्हीं के अधिकार में रहेगा। तो क्या हो गया माँ, हमारी अनुपस्थिति में कोई इस मकान में रहे तो क्या हानि है? हमारे लौट आने पर कोई हमारा अधिकार छीन थोड़ी सकता है। तुम इतने आशंकित किस बात से हो? तू भी अपने पिता पर ही गया है पुत्र। लोगों की छोटी मोटी तुच्छता पर न उनकी दृष्टि ठहरती है न तेरी। अच्छा ही है कि तुच्छता तुम लोगों को छूती नहीं। पर मैं जो कुछ देख रही हूँ उसकी ओर से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। तू नहीं जानता कि तेरे काका ने तुम्हारी नाटक मंडली और उसके पश्चात तुम्हारी व्यायामशाला भंग करवाकर क्या प्रमाणित किया। तुम्हारे पिता की कलकत्ता से प्रायः अनुपस्थिति के कारण उनका साहस जैसे बढ़ता जा रहा है। वह सब मेरे लिए बहुत असुविधाजनक है। नरेंद्र कुछ सोचता हुआ बोला, बहुत संभव है माँ कि पिताजी ने इसीलिए हमें रायपुर बुला लिया हो कि उनकी अनुपस्थिति में हमें कुछ असुविधा न हो। भुवनेश्वरी ने ध्यान से अपने पुत्र को देखा। संभव है ऐसा ही हो। अच्छा चलो, जो प्रभु की इच्छा। मेरी चिंता से न यह संसार चक्र थमेगा, न लोगों की प्रकृति बदलेगी और न हमारा भाग्य ही बदलेगा। भुवनेश्वरी ने जैसे अकस्मात ही अपनी सारी चिंताओं की गठरी समेटने का निश्चय कर लिया था। यात्रा की तैयारियां आरंभ हो गई। विश्वनाथ को समाचार भेज दिया गया कि वे लोग आ रहे हैं। उनकी ओर से भी सूचनाएं और हिदायतें निरंतर आ रही थी। भुवनेश्वरी को बहुत सारी तैयारियां करनी थी और उन तैयारियों का माध्यम था नरेंद्र। यात्रा में क्या चाहिए था, रायपुर पहुंचते ही किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, उन सब के विषय में अच्छी तरह सोच विचार कर उनकी व्यवस्था करनी थी। कुछ वस्तुएं बाजार से खरीदनी थी,
कुछ घर से ही निकालनी थी और फिर उन्हें इस प्रकार अपने साथ ले जाने की व्यवस्था करनी थी कि उनके कारण न तो यात्रा में असुविधा हो और न ही इस परिवहन में उनको किसी प्रकार की क्षति पहुँचे। इतना ही नहीं, जो चीज़ें पीछे छोड़कर जानी थी उनको भी ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता था। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे लोग लौट कर आएँ तो पीछे छोड़ी गई चीज़ें टूटी हुई मिलें या फिर प्राप्त ही ना हो। उन सबको संभाल सहेज कर जाना था। भुवनेश्वरी नरेंद्र की सहायता से इन सब कामों में लगी रही। सारे कमरों का सामान सहेज कर 2-3 कमरों में बंद कर उन्हें ताला लगाया और तब अपने सामान सहित वे लोग बग्घी में बैठे। हावड़ा से रेलगाड़ी पकड़ी और इलाहाबाद से जबलपुर जाकर जबलपुर से नागपुर। विश्वनाथ ने हर प्रकार की व्यवस्था कर रखी थी। उन्हें कहीं भी यह नहीं लगा कि उनका कोई सहायक नहीं है अथवा उचित रूप से उनका मार्ग निर्देशन नहीं हुआ है। नागपुर के स्टेशन पर विश्वनाथ के कुछ लोग उनकी आगवानी करने के लिए आए हुए थे। उन लोगों ने सामान ढोकर बैलगाड़ियों में लगाया। कई बैलगाड़ियां थी, कुछ उनकी यात्रा के लिए और कुछ सामान ढोने के लिए। कुछ बैलगाड़ियों में वह सामान रखा गया जो भुवनेश्वरी अपने साथ कलकत्ता से लाई थी और वह रायपुर पहुंचकर ही खुलना था, और कुछ बैलगाड़ियों में वह सामान था जिसकी उन्हें यात्रा के दौरान आवश्यकता थी। बैलगाड़ियां सुखद और सुविधाजनक थी, सिवाय इसके कि बैलों द्वारा खींची जाने के कारण वे रेलगाड़ी की गति ही नहीं चल सकती थी। भुवनेश्वरी ने महसूस किया कि विश्वनाथ चाहे उन लोगों के साथ नहीं थे, किंतु रायपुर में बैठे हुए भी उन्होंने उन लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जाने कितना धन उन्होंने इस यात्रा में लगा दिया हो। विचित्र है, विश्वनाथ भी धनार्जन के लिए कितना श्रम करते हैं, किंतु पैसे से उन्हें तनिक भी मोह नहीं है। पैसा बचाने के लिए न वे कष्ट उठा सकते हैं न किसी को कष्ट दे सकते हैं। छोटी सी सुविधा के लिए भी कितना ही पैसा खर्च क्यों ना करना पड़े, वे उस सुविधा को प्राप्त करके ही रहेंगे। कैसा उदार हृदय पाया है उसके पति ने, और दूसरों की असुविधा को भी अपनी ही असुविधा के समान अनुभव कर पीड़ित होते हैं और उसे दूर करने के लिए मुक्त हस्त धन लौटाते हैं। कुछ ऐसा ही स्वभाव पाया है नरेंद्र ने भी। यात्रा का सारा कष्ट वह स्वयं झेलने को तैयार है और किसी भी मूल्य पर अपनी माता और भाई बहनों को कोई भी कष्ट नहीं होने देना चाहता। उन्हें बैलगाड़ी से यात्रा करते हुए कई दिन हो गए थे। मार्ग में रात के समय रुकना भी पड़ा था, किंतु भुवनेश्वरी को लगा कि उसके पति द्वारा भेजे गए मार्गदर्शक और सहायक इन यात्राओं के पर्याप्त अभ्यस्त हैं। शायद इसीलिए विश्वनाथ ने उन्हें भेजा भी था कि जब कभी वे लोग मार्ग में रुकें तो उन्हें घर की सी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। बैलगाड़ियां पंक्तिबद्ध होकर एक लय में चल रही थी। सबसे अंतिम बैलगाड़ी में सामान के साथ अकेला नरेंद्र था। वह सामान के सहारे ही अधलेटा सा बैठा था। उसने यह व्यवस्था इसी दृष्टि से की थी कि पीछे रहकर वह इस बात का ध्यान रख सके कि शेष सब लोग और सारा सामान उसके आगे आगे जा रहा है। इस यात्रा में दीर्घकालीन एकांत के कारण नरेंद्र अपने ही साथ बहुत सारी बातें करने लगा था। वस्तुतः जीवन में ऐसा अवसर पहली बार ही आया था और ऐसे अनुभव भी उसे पहली बार ही हुए थे। उसने पाया था कि बाहर के दृश्यों में उसकी रुचि बहुत बढ़ गई थी। वह लगातार कुछ न कुछ नया देखता रहता था और मन ही मन उसे विचारों की एक बड़ी श्रृंखला को बुनता रहता था। बैलगाड़ी सघन वन के भीतर से गुजर रही थी। दोनों ओर वृक्ष ही वृक्ष थे। हरियाली का सौंदर्य मन को मुग्ध करने वाला था। कहीं छोटे वृक्ष थे, कहीं बहुत बड़े, और नरेंद्र सोच रहा था, अद्भुत हैं ये वृक्ष, कैसे कैसे रूपाकार। कलकत्ता में तो मैंने कभी इनकी कल्पना भी नहीं की थी।
न कभी सोचा था कि वृक्ष इतने सुंदर भी हो सकते हैं। कहीं ये एक दूसरे के इतने निकट हैं कि जैसे साथ साथ खड़े वार्तालाप कर रहे हों, और कहीं जैसे रूठ कर कुछ दूर हट गए हों। जहाँ लताएं भी हैं वहाँ तो लगता है जैसे स्वर्ग से इन वृक्षों पर भगवत कृपा का आवरण आ पड़ा है। और ये लंबे लंबे ऊंचे वृक्ष जैसे स्वर्ग तक की सीढ़ी हों। ओह, कैसे कैसे जीव जंतु हैं यहाँ। और ये पक्षी, इनका संगीत, कैसे कैसे रंग बिरंगे पक्षी मैंने भी पाले हैं, किंतु ऐसा तो उनमें से एक भी नहीं था। एक पक्षी हाथ में आ जाए तो मनुष्य उसके रंगों को ही निखारता रहे। उसकी आकृति और उसकी कंठ ध्वनि, कौन सृष्टा है उनका? क्या मनुष्य के पास इस कारीगरी का एक अंश भी है? कहीं से आकाश दिखाई देता है तो कैसे प्यारे रंग छिटके होते हैं उस पर। संसार का अद्भुत से अद्भुत चित्रकार सारा जीवन श्रम करके भी उसमें से एक रंग को भी नहीं पा सकता। और कहीं से प्रकाश वृक्षों के बीच से छनकर आ रहा है, तो जैसे अंधकार और प्रकाश का कोई अद्भुत अलौकिक खेल आरंभ हो जाता है। बैलगाड़ियां विंध्य क्षेत्र की छोटी बड़ी पहाड़ियों के मध्य से मार्ग से गुजर रही थीं। पहाड़ कहीं ऊंचे थे, कहीं नीचे, कहीं गलबाही दिए हुए और कहीं एक दूसरे से उचित दूरी बनाए हुए। सहसा नरेंद्र की दृष्टि दो ऊंची चट्टानों पर पड़ी, जो एक दूसरे की ओर झुककर जैसे आलिंगन कर रही थी। एक चट्टान की लंबी सी दरार में मधुमक्खियों का एक विराट छत्ता था और लाखों की संख्या में मक्खियां उसमें भनभना रही थी। अद्भुत, ऐसा दृश्य तो मैंने आज तक नहीं देखा, नरेंद्र ने सोचा। यह तो जैसे मधुमक्खियों का साम्राज्य बसा हुआ है, और कैसा अद्भुत स्थान खोजा है उन्होंने। जैसे हिमालय की सुरक्षापूर्ण छाया में किसी ने भारतवर्ष बसाया हो। इसमें इनकी रानी मक्खी होगी और लाखों की संख्या में ये उनके सेविकाएं होंगी। सबके लिए आवास होगा, सबके लिए भोजन का प्रबंध होगा, सबकी रक्षा होती होगी, सबका मान सम्मान होगा, पद और मर्यादा होगी। और कितनी सूक्ष्म तथा परिष्कृत व्यवस्था है, कला है, निर्माण कार्य है। यह सारा साम्राज्य मधु तैयार कर रहा है। ये मक्खियाँ सोचती होंगी कि यह छत्ता उन्होंने बनाया है, यह मधु उन्होंने तैयार किया है। वे अपने भविष्य के लिए मधु संचित कर रही हैं, पर क्या यह उन्होंने ही बसाया है? वे समर्थ हैं यह बनाने में। वे अपनी सीमित बुद्धि से यह सोच भी नहीं सकती कि वे किसी और का यंत्र मात्र हैं। कार्य तो किसी और का है और उसका श्रेय स्वयं लेकर दंभ से फूली कोई और रहा है। पुष्प को शरीर किसने दिया? पुष्प सोचता होगा कि मकरंद उसने बनाया है। मधुमक्खी सोचती होगी कि मधु उसने बनाया है। और अभी कोई मनुष्य इस छत्ते को उतार कर उसमें से मधु निकाल लेगा तो शीशियाँ भरते हुए स्वयं को मधु का निर्माता समझने लगेगा। उपकरण अपने आप को निर्माता क्यों समझने लगता है? वह अपने निर्माता, उसके माध्यम से कर्म करने वाले उस कर्ता का ध्यान क्यों नहीं करता? अहंकार के कारण? नहीं, यह अहंकार भी नहीं है, यह तो चोरी है। दूसरे की कृति को अपने नाम से प्रकाशित करना, दूसरे के कर्म का यश स्वयं लेना और इस पर विश्वास करना कि वह सचमुच हमारी ही उपलब्धि है, हमारी अपनी सृष्टि है। मैं अपने सृष्टा के बहुत सीमित रूप से देख रहा हूँ। नरेंद्र सोचता चला गया, मेरी दृष्टि ही बहुत सीमित और संकीर्ण है। मधुमक्खियाँ, उनका छत्ता और मधु ही तो इस सृष्टा की शक्ति की चरम सीमा नहीं है। उसने इस प्रकार के करोड़ों जीव जंतुओं बनाए हैं, उसने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं और एक एक ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह उपग्रह हैं। प्रत्येक ग्रह उपग्रह में ऐसी करोड़ों चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, सृष्टियाँ हैं,
मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसकी शक्ति और उसके सामर्थ्य की सीमा क्या है। उसके विषय में जानने के प्रयत्न में सोचने से मस्तक फटने लगता है। उसके विषय में जानना संभव नहीं है, उसके सम्मुख तो मस्तक झुकाया ही जा सकता है। कितना सुख है उसके सम्मुख मस्तक झुका देने में, स्वयं अपने अहंकार को उसके चरणों में समर्पित कर देने में। मैं तो उसकी सृष्टि का एक छोटा सा कण हूँ। मुझ में इतनी क्षमता कहाँ कि दृष्टि उठाकर उसे देखूं, उसके विषय में जानने का दुस्साहस करूं। मैं तो उसकी कीर्ति को अपनी सीमित बुद्धि से गा भर सकता हूँ, उससे कृपा की याचना ही कर सकता हूँ। नरेंद्र की आंखें बंद होने लगी, बाहर की चेतना जैसे लुप्त होती गई। वह अपने भीतर ही भीतर लीन होता गया। उसे लगा उसके चारों ओर रंग ही रंग हैं, प्रकाश ही प्रकाश। कभी वह सारा प्रकाश बिखरकर विभिन्न दिशाओं से उसके भीतर समा जाता है और कभी वह स्वयं उस प्रकाश में समाकर विलीन हो जाता है। कितनी देर बाद उसकी चेतना लौटी वह नहीं जानता। उसकी आंखें खुली तो चकित होकर उसने देखा वह कहाँ आ गया था। मधुमक्खियों के छत्ते वाला वह स्थान तो कहीं बहुत पीछे छूट गया था। उसे क्या हो गया था? उसने जो रंग और दृश्य देखे थे वे क्या थे? हे प्रभु, क्या तुम मेरे पास आए थे? यह कैसा अनुभव था मेरे ईश्वर, साधारण शब्दों में जिसकी किसी से चर्चा भी नहीं हो सकती। रायपुर पहुंचते ही उन लोगों को विश्वनाथ अपनी आगवानी के लिए खड़े मिले थे। भुवनेश्वरी ने अपने पति को आज इस प्रकार उत्कंठित प्रतीक्षा करते नहीं देखा था। बच्चों ने भी बाबा को अपने लिए कुछ अधिक ही विह्वल पाया। कैसे हो तुम लोग? सकुशल है, भुवनेश्वरी धीरे से बोली। तुम कैसे हो? आनंद में हो। अब तुम लोग आ गए हो तो फिर किसी कष्ट की बात ही क्या? कुछ रुककर विश्वनाथ ने पूछा, हरमोहिनी और स्वर्णमयी कैसी हैं? प्रसन्न हैं, अपने अपने परिवार में व्यस्त हैं। भुवनेश्वरी ने बताया, तुम्हें प्रणाम कहा है। और किरण को कहाँ छोड़ा? वह हरमोहिनी के पास है, अपनी इच्छा से वहाँ रुकी है, नहीं तो हमारे साथ भी आ सकती थी। अच्छा चलो, विश्वनाथ ने जोगेंद्र बाला और महेंद्र की भुजाएं थाम ली। आओ। पहला दिन परस्पर समाचार कहने सुनने तथा सामान की व्यवस्था करने में व्यतीत हो गया। वे लोग लंबी यात्रा करके आए थे, इसीलिए आराम की भी आवश्यकता थी। अगले दिन विश्वनाथ ने स्वयं ही चर्चा आरंभ की। हमें यहाँ कितने समय तक रहना है यह मैं स्वयं भी नहीं जानता। तुम लोग जानते ही हो कि कचहरी में मुकदमा समाप्त होने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। इतनी बात निश्चित है कि जब तक मुकदमा समाप्त नहीं होता मैं रायपुर नहीं छोड़ सकता। बच्चों के साथ साथ भुवनेश्वरी ने भी विश्वनाथ की बात सुनी। यह चर्चा विश्वनाथ ने उसे संबोधित करते हुए आरंभ नहीं की थी, किंतु वह जानती थी कि यह सब कुछ वे उसे ही बता रहे हैं। परिवार की व्यवस्था तो उसे ही करनी थी। उसे ही मालूम होना चाहिए था कि कब कहाँ कितने दिन रहना है। बच्चों का क्या है, उन्हें जितने दिन जहाँ रहने के लिए कहा जाएगा वे रह लेंगे। वह यह भी जानती थी कि विश्वनाथ स्पष्ट बात कहने के अभ्यस्त हैं। वे जानबूझकर किसी को संशय में नहीं रखेंगे। फिर भी कोई तो अनुमान होगा, महीना 2 महीना रहना है, साल 2 साल रहना है। यदि कोई अनुमान ही नहीं होगा तो मैं रसोई की क्या व्यवस्था करूंगी? उसने बात आरंभ की। विश्वनाथ हंसे। महीना 2 महीना ही रहना होता तो मैं तुम्हें लोगों को इतनी लंबी यात्रा करने के लिए क्यों कहता? महीने के लगभग की तो तुम यात्रा ही करके आए हो। तो साल 2 साल। विश्वनाथ मुस्कुराए। 5 साल। बाप रे, भुवनेश्वरी बोली। तो क्या हम सदा के लिए कलकत्ता छोड़ आए हैं? सदा के लिए क्यों? विश्वनाथ पुनः हंसे। 5 साल का अर्थ क्या सदा के लिए होता है? फिर भी
हो सकता है कि जल्दी ही निपटारा हो जाए। वैसे तुम लोग निश्चिंत होकर यहाँ तब तक रहो जब तक कि यहाँ से चलने की सूचना नहीं दी जाती। तुम लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। और बच्चों की पढ़ाई? भुवनेश्वरी बोली, जब इतने लंबे समय तक यहाँ रहना है तो उनकी पढ़ाई का भी तो कोई प्रबंध करना होगा। यहाँ बंगला में शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय है क्या? विश्वनाथ कुछ चिंतनशील हो गए। बच्चों को बिना शिक्षा के तो नहीं रहना है, और यहाँ बंगला विद्यालय की तो बात ही क्या, किसी भी प्रकार का कोई विद्यालय अथवा कॉलेज नहीं है। इसलिए बच्चे घर में ही स्वाध्याय करें, स्वशिक्षण करें, पुस्तकें सब उपलब्ध हो जाएंगी। यहाँ कलकत्ता जैसी सामाजिक गतिविधि भी नहीं है, इसीलिए स्वाध्याय में विघ्न बाधा भी कम ही होगी। वे खूब पढ़ें। नरेंद्र को कुछ मैं पढ़ा दिया करूँगा, कुछ वह स्वयं पढ़ लिया करेगा। जोगेंद्र बाला और महेंद्र को तुम और नरेंद्र मिलकर पढ़ा दिया करना। नरेंद्र को पिता की यह योजना अत्यंत रोचक लगी। यह तो परिवार का ही विद्यालय हो गया। सब लोग स्वयं शिक्षक भी थे और एक दूसरे के अध्यापक भी। घर और विद्यालय में कोई भेद ही नहीं था। उसे लगा कि प्राचीन काल में कदाचित गुरुकुल भी ऐसे ही रहे होंगे, जहाँ एक परिवार के समान रहकर लोग स्वयं अपने आप को तथा एक दूसरे को शिक्षित करते रहे होंगे। किस किस कक्षा की पढ़ाई होगी? नरेंद्र ने पूछा। विश्वनाथ ने अपनी आंखों में एक अनिश्चय लिए हुए उसकी ओर देखा। कक्षा? तुम लोग निर्बंध अध्ययन करो। कक्षा का कोई बंधन नहीं है। कक्षा होती है क्योंकि बच्चों के एक समूह को एक साथ पढ़ाना होता है। अकेले आदमी को कक्षा की क्या आवश्यकता? जितना समझ में आ जाए उससे आगे पढ़ो। अपने आनंद के लिए पढ़ो, अपने ज्ञान के लिए पढ़ो। शिक्षा तो प्रेरणा में है, आरोपण में नहीं। नरेंद्र को पिता की यह योजना बहुत भाई। कक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा की दृष्टि से किसी के सम्मुख अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए पढ़ना उसे कभी भी बहुत स्पृहणीय नहीं लगा था, किंतु स्वांतः सुखाय पढ़ना, अपनी प्रेरणा से पढ़ना, अपनी समस्याओं और अपने प्रश्नों के समाधान के लिए पढ़ना सचमुच आह्लादकारी था। यदि व्यक्ति प्रतिदिन अपने से ही कुछ बड़ा नहीं हो जाता तो कक्षाएं चढ़ते जाना क्या सुख दे सकता है? विश्वनाथ बहुत आदरपूर्वक एक अपरिचित व्यक्ति को अपने साथ लेकर आए और उन्हें अत्यंत सत्कारपूर्वक बैठक में बिठाकर भीतर पहुँचे। घोष बाबू आए हैं, उन्होंने भुवनेश्वरी से कहा। बांग्ला के प्रकांड पंडित हैं, कुछ मिठाई भिजवा दो, और हाँ, नरेंद्र को भी भेज दो। ऐसे विद्वानों की संगति में बैठेगा तो कुछ सीखेगा ही। ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसे ही अपनी वास्तविक ऊंचाई का ज्ञान होता है। नरेंद्र को भी अनुमान होगा कि उसके स्वाध्याय ने कहाँ तक उसका विकास किया है। विश्वनाथ बैठक में लौट आए। कहिए, जीवन कैसा चल रहा है घोष बाबू? इधर बहुत दिनों से आप किसी संगीत गोष्ठी में भी दिखाई नहीं दिए। हाँ, कुछ लिखने में व्यस्त हो गया था, घोष बाबू बोले। घर से निकलना ही बहुत कम हो गया था। कम क्या, समझिए समाप्त ही हो गया था। नहीं तो मैं और संगीत गोष्ठी में ना आऊं। तभी नरेंद्र कमरे में आया और घोष बाबू को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। घोष बाबू से उसका परिचय नहीं था, न ही कभी उसने उनका नाम सुना था। फिर भी जाने क्यों पिताजी चाहते थे कि वे उनके पास बैठे। यह मेरा बड़ा पुत्र है, नरेंद्र, विश्वनाथ ने परिचय कराया। पढ़ने में इसकी रुचि है। मैं तो अपने काम धंधे में कुछ विशेष पढ़ा नहीं पाता, यह खूब पढ़ता है। संगीत में भी रुचि है? घोष बाबू ने पूछा। रुचि तो है, किंतु इसका जितना विकास मैं चाहता हूँ उतना अभी हुआ नहीं है। धीरे धीरे होगा, घोष बाबू बोले। एक संगीत ही तो ऐसी कला रह गई है जिसे यह तथाकथित आधुनिक पश्चिमी प्रभाव नष्ट और भ्रष्ट नहीं कर पाया है। अन्यथा क्या काव्य और क्या चित्रकारी, यह घटिया पाश्चात्य संगीत।
मैं आपसे तनिक भी सहमत नहीं हूँ। नरेंद्र पहली बार बोला था और उसकी वाणी में न कोमलता थी न अपरिचित वयोवृद्ध का लिहाज। स्पष्ट ही उसमें घोष बाबू के प्रति उद्दंडता का भाव था। घोष महाशय ने चकित होकर नरेंद्र की ओर देखा और विश्वनाथ के चेहरे पर घबराहट के लक्षण प्रकट हो गए। उन्होंने नरेंद्र को बुलाकर इसलिए तो यहाँ नहीं बैठाया था कि वह सम्मानित आगंतुक का अपमान करे, किंतु घोष बाबू ने अपने आप को संभाल लिया। वे नरेंद्र के वाक्य से इतने हतप्रभ नहीं हुए थे कि वार्तालाप को आगे ही ना बढ़ाते। धीरे से बोले, किस बात से सहमत नहीं हो पुत्र? आपके विचारों से। नरेंद्र पर्याप्त अशालीन ढंग से बोला। न संगीत संबंधी, न काव्य संबंधी और न चित्रकला संबंधी। विश्वनाथ को लगा कि संभवतः उन्हें नरेंद्र को रोकना पड़ेगा। उन्होंने मतभेद का कभी भी निषेध नहीं किया, किंतु यह लड़का तो उद्दंडता सीख रहा है। यदि उसे रोका नहीं गया तो वह किसी का भी अपमान कर बैठेगा। किंतु घोष बाबू ने विस्मयपूर्वक नरेंद्र से पूछा, क्यों सहमत नहीं हो तुम मेरे विचारों से? नरेंद्र जैसे फट पड़ा। पाश्चात्य संगीत घटिया नहीं है, वह उत्कृष्ट संगीत है। उसमें गीत माधुरी और लय उस चरम सीमा को प्राप्त हो चुकी हैं जो हमारे संगीत में नहीं है। यह बात और है कि हमारे अनअभ्यस्त कानों को पाश्चात्य संगीत रुचिकर प्रतीत नहीं होता और हम सोचते हैं कि वे सियारों के समान चिल्लाते हैं। पहले मेरा भी यही विचार था, पर जब मैंने उनके संगीत को ध्यानपूर्वक सुनना शुरू किया और शास्त्र का अध्ययन किया तो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। सभी कलाओं का यही हाल है। किसी उत्कृष्ट चित्र पर एक दृष्टि डालकर हम यह नहीं समझ सकते कि उसका सौंदर्य कहाँ छिपा है। जब तक चित्रकला में निपुणता प्राप्त न हो तब तक किसी कलाकृति का मर्म समझना कठिन है। पर तुम इस बात से क्यों सहमत नहीं हो कि हमारा संगीत विदेशी प्रभाव से अप्रभावित और अमिश्रित है? घोष बाबू ने अत्यंत निर्विकार रूप से पूछा, जैसे उनका अपना कोई मत न हो और वे नरेंद्र की परीक्षा मात्र ले रहे हों। नरेंद्र ने जैसे अपने विचारों को एकाग्र किया और बोला, हमारा संगीत केवल कीर्तन और ध्रुपद में ही शुद्ध रूप से जीवित है। शेष सब इस्लामी संगीत के अनुकरण से दूषित हो चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि टप्पा को नाक में गाते हुए बिजली के समान एक सुर से दूसरे सुर पर दौड़ना कोई उत्कृष्ट संगीत है? नहीं, जब तक प्रत्येक सुर हर एक स्तर पर पूरा नहीं गाया जाता उत्कृष्ट संगीत की सृष्टि नहीं हो सकती। प्रकृति का अनुकरण कर चित्रकला चाहे कितनी भी कलामयी बनाई जा सकती है। इसी प्रकार संगीत में भी शास्त्र का अनुकरण कर जितना चाहें उतनी दक्षता प्रदर्शित की जा सकती है और ऐसा संगीत कानों को प्रिय भी लगेगा। भारत आकर मुसलमानों ने यहाँ की राग रागिनियों को अपनाया तो अवश्य, पर टप्पा गीतों पर उन्होंने अपने संगीत की इतनी गहरी छाप मारी कि यहाँ का संगीत नष्ट हो गया। घोष बाबू मुग्ध दृष्टि से नरेंद्र को देखते रहे और फिर बोले, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? टप्पा तो सबको अच्छा लगता है। हाँ, कुछ लोगों को झिंगुरों की झनकार भी अच्छी लगती है। नरेंद्र जैसे तड़प कर बोला। स्पष्टतः वह घोष बाबू पर शब्दों द्वारा क्रूर प्रहार कर उन्हें चोट पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा था। संथाल भी अपने संगीत को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि जब एक स्वर दूसरे स्वर के पीछे इतनी द्रुत गति से आता है तो केवल संगीत की सुषमा ही नष्ट नहीं होती, वरन एक प्रकार का बेसुरापन भी पैदा हो जाता है। 7 सुरों की भिन्न भिन्न प्रकार के संयोगों को भिन्न भिन्न राग रागिनियों का नाम दिया जाता है, पर टप्पे में उल्टी ही बात है। यहाँ तो एक राग से दूसरे राग की दौड़ है। एक नई धुन बनाई जाती है और फिर आलाप आवाज़ ऊंची उठाकर उसमें कंप लाया जाता है।
भला इसमें कोई राग कैसे शुद्ध और पूर्ण बन सकता है? फिर यदि केवल प्रभावोत्पादन के लिए ही लघु गुरु आलापों का इतना प्रचुर उपयोग किया जाए तो संगीत की काव्यात्मकता तो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। जब से टप्पे का प्रचार हुआ है तब से भाव व्यक्त करने के लिए गीतों का गाया जाना तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। अब फिर रंगमंच की प्रगति के साथ शुद्ध संगीत ही शनय शनय जीर्णोद्धार होने लगा है, पर अब भी राग रागिनियों की अवहेलना ही हो रही है। जो ध्रुपद गाने में दक्ष हैं उन्हें तो टप्पा कर्कश ही लगता है, पर हमारे संगीत में सुरों का आरोह अवरोह बहुत सुंदर बन पड़ता है। फ्रांस वालों ने संगीत के इस गुण को पहचाना है और अपने संगीत में अपनाने का प्रयत्न किया है। उनको देखकर यूरोप भर में इसका अनुकरण होने लगा है। घोषबाबू विस्मय से नरेंद्र की ओर देखते रहे और फिर बिना आहत हुए अथवा बिना किसी उत्तेजना के बोले, मिश्रण से संगीत भ्रष्ट हुआ है और काव्य का विदेशी प्रभाव से उद्धार हुआ है। नरेंद्र ने निर्द्वंद दृष्टि से उनकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, निश्चित रूप से। कोई प्रमाण? घोषबाबू ने कहा, समाज में बाल विवाह जैसी प्रथा को चलाने के पक्षधर भारत चंद्र के कुरुचिपूर्ण तथा अश्लील काव्य